हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड हम एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल। अब बुक वैल्यू हम सबने बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी सुना है। एंड बुक्स के बारे में हमें पता भी है कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज आती है, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। एक लैंड आपने आज खरीदा एंड जो भी बुक वैल्यू आप उसकी नोट डाउन करोगे उसके अंदर, वो क्या बन जाएगी? हमारी उस एसेट की बुक वैल्यू। तो अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं इसमें, कि हमारी बुक वैल्यू अप्रोच होती क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है जब आप बुक वैल्यू को कंसीडर करते हो एंड मार्केट वैल्यू को कंसीडर करते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होगा भी सही, डेफिनेटली। एंड प्रायर एग्जाम्स के अंदर भी जो एमसीक्यू फ्रेम हुए वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। नेक्स्ट, बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल। अब हमें समझना है कि हमें बुक वैल्यू भी पता है एंड मार्केट वैल्यू भी पता है। सबसे पहले तो हमें बुक वैल्यू कंसेप्ट को समझना है एंड मार्केट वैल्यू कंसेप्ट को समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों आता है। कुछ ऐसे रीजंस तो होंगे जिसकी वजह से, क्योंकि हम स्टडी करते हैं बुक वैल्यू जो हमने खुद से बनाई है। एक कंपनी अपनी बुक्स को खुद क्रिएट करती है एंड जो भी एसेट्स उसने परचेज किए हैं, जो भी उसकी लाइबिलिटीज है, उसको वो खुद नोट डाउन करती है एंड अपनी बुक्स को प्रिपेयर करती है। बट मार्केट वैल्यू तो मार्केट के फैक्टर्स पे बेस्ड होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों के अंदर क्या आ जाता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एंड दोनों की अलग अलग वैल्यूज होती है। तो पहला रीजन क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कैसे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? क्योंकि जब आपने एक एसेट को खरीदा, लैंड को 10 साल पहले आपने खरीदा, आप कौन सी वैल्यू बुक्स में शो करोगे? जिस पे आपने उसको परचेज किया। फॉर एग्जांपल, एक लैंड आपने 50 लैक्स का परचेज किया, तो आप कितने का शो करोगे? 50 लैक्स का। बट आज अगर आप मार्केट में बात करो, तो मार्केट वैल्यू की क्या होगी? जितने में आप उसको सेल कर सकते हो। आज आपने देखा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसमें इन्फ्लेशन आ गया, बूम आ गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। तो आज अगर आप उस लैंड को बेचने जाओगे, तो वो कितने का बिकेगा? 1 CR का, डेफिनेटली। तो यहाँ से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन की वजह से आपने कुछ और वैल्यू डिनोट कर रखी थी बुक्स में, बट मार्केट वैल्यू कुछ अलग है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, कुछ एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में ऐसी होंगी जो हो सकता है कि आपके लिए तो काम की हो। अब एक मशीनरी है, आप उससे डेली के 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो। बट आज अगर आप मार्केट में देखो तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारी नई मशीन्स आ चुकी है, जो हो सकता है कि बहुत कम प्राइस पे भी उतनी प्रोडक्शन कर पाए। तो अगर आप उस मशीन को सोचो कि मैं उसको बेच दूं एंड उससे मुझे उतनी ही वैल्यू जनरेट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मशीन आपके पास है, बट आप उससे उतना यूज निकाल सकते हो, बट किसी और के लिए हो सकता है कि वो उतनी यूजफुल ना हो। इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? एक स्कूटर जो आपने 5 साल पहले परचेज किया था, हो सकता है कि वो 50,000 का था, बट आज अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो उसका कोई बायर नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है एंड मार्केट में आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो उसको खरीदे। आजकल लोग क्या प्रेफर करेंगे? ईवीज को प्रेफर करेंगे, बाइक्स को प्रेफर करेंगे, स्कूटीज को प्रेफर करेंगे, बट स्कूटर कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बट आपने तो अपनी बुक्स के अंदर उसको क्या कर रखा है? वैल्यू शो कर रखी है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम हो सकता है एग्जाम में, ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल। जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम हमेशा उसकी बुक्स में भी अगर हमने देखा है, तो लैंड की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, उनकी लाइबिलिटीज की बात करते हैं, क्रेडिटर्स, डेटर्स। बट कभी भी हम एम्प्लॉयज़ की बात नहीं करते हैं, जो कि एक इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि एम्प्लॉयज़ या फिर उनकी लीडरशिप कैसी है, एम्प्लॉय का कल्चर कैसा है, और इधर साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट के अंदर ब्रांड इमेज कैसी है, ब्रांड लॉयल्टी कैसी है। तो ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल का एक पार्ट होती है, जो एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बुक्स के अंदर तो वो वैल्यू नहीं है, बट मार्केट वैल्यू कैसे हम पहचानेंगे? दो फर्म्स है जिसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका कल्चर बहुत अच्छा है, उसकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। बट हो सकता है कि उन दोनों की जो बुक वैल्यूज है वो सिमिलर हो, सिमिलर एसेट्स उनके पास है, सिमिलर लाइबिलिटीज उनकी है, बट मार्केट में जिसकी ब्रांड इमेज अच्छी होगी, ब्रांड रेपुटेशन अच्छी होगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल का है, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल या फिर आपकी ब्रांड इमेज, ब्रांड रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनेगा। एंड किस पे इम्पैक्ट आएगा? आपकी फंक्शनिंग पे। जो भी एंटिटी परफॉर्म कर रही है, उसके फंक्शंस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट, बुक वैल्यू रिवीजन टू अकाउंट फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब हमें ये तो समझ आ गया कि बुक वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है। जब हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि इन बुक वैल्यूज के अंदर मैं किन किन वैल्यूज में चेंज ला सकता हूँ, ताकि मैं उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट तक लेके आ सकूँ। सबसे पहले हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हो सकता है कि किसी एक कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है?
फॉर एग्जाम्पल 10K, तो क्या ये कैश की वैल्यू चेंज होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैश तो उतना ही रहेगा, चाहे उसकी आप बुक वैल्यू कंसीडर करो चाहे उसकी आप मार्केट वैल्यू कंसीडर करो। मार्केट में भी अगर आप इस 10,000 को लेके जाओगे तो इससे आप 10,000 की ही परचेज कर पाओगे ना। तो ये आपका सिंपल रहेगा, असाइनिंग अ वैल्यू इज सिंपल एंड ईजी, आपको यही वैल्यू ही डिनोट करनी है, चाहे आप बुक वैल्यू की बात करो चाहे आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करो। नेक्स्ट हमारे डेटर्स, और डेटर्स होते कौन से हैं? जिन लोगों को हमने पैसा दे रखा है, या फिर जिनसे हमने बेसिकली पैसा लेना है क्योंकि हमने उनको गुड्स दिए थे बट उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमारे डेटर्स जो हैं उनसे उनको हम किस पे डिनोट करेंगे? उनकी फेस वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, राम एंड श्याम। अब राम ने 1 लाख रुपीज लेने हैं शाम से, तो शाम क्या हो गया? डेटर हो गया। तो बेसिकली हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 1 लाख पे। बट यहाँ पर आपको एक चीज कंसिडर करके चलनी है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि शाम ये फुल अमाउंट पे ही ना करे। तो आपको क्या हो सकता है? बैड डेट हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप बना के रखोगे। तो जब भी क्रेडिट वर्दिनेस क्वेश्चन में होगी, जब हमें लग रहा होगा कि शाम हमारे पूरे पैसे वापस नहीं दे पाएगा, तो एक नॉर्मल अप्रोच क्या कहती है, एक प्रूडेंट अप्रोच क्या कहती है कि आपको सेट असाइड करनी है, मींस आपको एक प्रोविजन बना के चलना है, या फिर आपको बैड डेट्स को भी कंसीडर करना है, पॉसिबल डाउटफुल डेट्स को कंसीडर करना है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्रीज होती कितनी टाइप की है। इन्वेंट्रीज में आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड हमारा फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल क्या है? क्योंकि हम बेसिकली एक बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ प्रोडक्शन करनी है, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए हम एक रॉ मटेरियल लेके आएंगे, जिसके थ्रू फिर हम अपना कुछ मेहनत उस पर लगाएंगे, उस पर कुछ काम करेंगे, एंड उससे क्या करेंगे? एक फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसको मार्केट में जाके सेल करेंगे। तो बेसिकली रॉ मटेरियल क्या हुआ? जो सामान हम मार्केट से जाके परचेज करके लेके आए। अब अगर मुझे इसकी कॉस्ट देखनी है, तो वो कॉस्ट कितनी हो सकती है? क्योंकि अभी तक तो मैंने इस पर कुछ काम ही नहीं किया, ये एक रॉ मटेरियल है जो मैं मार्केट से लाया, मैंने अपने गोडाउन के अंदर रख दिया। तो बेसिकली इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मींस जितने में मैं इसको खरीद के लेके आया। अब वर्क इन प्रोग्रेस पे आते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस कौन सी स्टेज होती है? इस रॉ मटेरियल पे मैंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस पे काम किया, मैंने अपनी कुछ मेहनत लगाई, मैंने अपने कुछ रिसोर्सेज इस पे एक्स्ट्रा लगाए, लेबर लगाई, मींस मेरी कुछ मेहनत एंड कुछ पैसा इस पे इन्वेस्टेड है। तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मैं ले नहीं सकता। तो यहाँ पर मेरे पास कौन से दो ऑप्शंस होते हैं? या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कॉस्ट निकालूं, कि एक तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जो मेरी रॉ मटेरियल की थी, प्लस मैंने जो उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करी, एक्स्ट्रा लेबर लगाई, एक्स्ट्रा टाइम लगाया, उसकी जो भी कॉस्ट लगी है उसको मैं ऐड कर दूं, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मैं डायरेक्टली, अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, हो सकता है कि 40% प्रोडक्ट मेरा बन चुका है, तो इसकी मार्केट के अंदर क्या सेल वैल्यू है मैं वो देख लूंगा कि मार्केट में ये कितने की सेल हो रही है, माइनस मेरे जो सेल एक्सपेंसेस लगेंगे उनको डिडक्ट करके मैं यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा बन चुका है, पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है। इसको मैं क्या करूँगा? डायरेक्टली मेरी जो सेल वैल्यू है उसमें से कुछ एक्सपेंसेस मुझे डिडक्ट करने पड़ेंगे, जैसे प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सेलिंग। जो भी मेरी सेलिंग के एक्सपेंसेस है और जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है पैकेजिंग का, हैंडलिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का, वो मुझे इसमें से डिडक्ट करना है। तो इसकी थ्योरी भी स्टडी कर लेते हैं कि रिसेंट आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, किसके लिए? आपके रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि अभी तक आपने उस पर कोई मेहनत नहीं करी है। अगर हम बात करें हमारी वर्क इन प्रोसेस की, तो आपको या तो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस लेनी है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है माइनस आपके सेलिंग एक्सपेंसेस कर सकते हो। नेक्स्ट आपके फिनिश गुड्स जो आपके पूरे प्रिपेयर हो चुके हैं, आपको क्या करना है? आपकी सेल प्राइस में से कुछ एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना है। वो आपके पैकेजिंग के हो सकते हैं, हैंडलिंग के हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है, ये तीनों जो हमने स्टडी की, ये क्या होती है? हमारी करंट एसेट्स, जो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है। अदर करंट एसेट्स कौन सी होंगी? जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे कुछ रेंट पे करना था या मुझे कुछ एक्सपेंसेस पे करने थे, वो मैंने अगले 2-4 महीने के भी एडवांस में पे कर दिए, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर जो प्रीपेड रेंट है वो क्या हो जाएगा? मेरे अदर करंट एसेट्स हो जाएंगे, जिसको मुझे किस पे वैल्यू करना है? मेरी बुक वैल्यू पे। नेक्स्ट
नॉन करंट एसेट्स जो कि कम टाइम के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, हमारे बड़े एसेट्स जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, उनको हमें किस पे वैल्यूएशन करनी है। लैंड जो है वो एक इनहेबिटेड पार्ट है और उसको मार्केट पे वैल्यू करना है। साथ ही साथ जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उसको भी हमें किस पे वैल्यू करना है, मार्केट प्राइस पे, जो भी कंपेरेबल एसेट का है। एंड उसमें आपको ऐड करनी है आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसको लाने की जो कॉस्ट है, एंड जो उसको इंस्टॉल कराने की कॉस्ट है वो भी आपको क्या करनी है, उसमें ऐड करनी है। जो हमने डेप्रिसिएशन में भी आपने देखा होगा कि जब भी हम एक एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके अंदर उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस उसकी इंस्टॉलेशन को ऐड करते हैं। उसके बाद उस मशीन की या उस लैंड की या उस बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू हमें पता चलती है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो बिजनेस के पास है बट डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर यूज नहीं हो रहे हैं, बेसिकली हमारे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। इनको हमें किस पे वैल्यू करना है, हमारी मार्केट के अंदर। जो भी मार्केट के अंदर इनकी वैल्यूज होंगी उस पे हमें इनको वैल्यूएशन देनी है। तो ये हमने समझा कि बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल और मार्केट वैल्यू के अंदर डिफरेंस किन किन चीज़ों की वजह से आता है। इन्फ्लेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी आपकी ऑब्सोलीट हो गई है, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट, अगर आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट तक जाना है तो आपको कुछ एसेट्स को स्टडी करना पड़ेगा। कैश की क्या वैल्यूएशन होगी, डेटर्स की, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, एंड साथ ही साथ आपके जो भी नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसीडर रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हेन रिवाइजिंग बुक वैल्यू। कि हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंसीडर ही क्यों करना है जब हम अपनी बुक वैल्यू को रिवाइज कर रहे हैं। टू एंश्योर एसेट्स आर वैल्यूड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस। क्या हम ये चाहते हैं कि हम बुक वैल्यू को रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस है उस पे हम उसको शो कर सके। हमारी जो बुक वैल्यू है वो तो होती है हमारी ओरिजिनल परचेज प्राइस पे। टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल, कि हम उनकी वैल्यूज को क्या कर सके, ओवर स्टेट कर सके, ज़्यादा दिखा सके। टू comply विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैंडेट करती हैं यूज ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर एक्यूरेटली हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं हमारे करंट वैल्यूज ऑफ एसेट्स नीडेड टू रिप्लेस द एक्जिस्टिंग वंस। अगर आपको किसी एसेट को रिप्लेस करना है इसलिए आप उस वैल्यू को एक्यूरेटली शो करना चाहते हो। आपको जो भी आंसर सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड इसके आंसर के लिए आप पीडीएफ चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।